Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series जहाँ पर हम बात कर रहे हैं JIBAFM की और we'll be talking about the topic of journal today. So I hope you are doing well and your preparation is going also good. But साथ ही साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है कि आपकी preparation में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी पीछे रह रही है because again the time is ticking away. धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कि पेपर पास आ गया और प्रिपरेशन करें कैसे। अगर आपकी प्रिपरेशन किसी भी कारण डिले हो गई है और आपको लग रहा है कि अब मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे एक मेंटरशिप मिल जाए, मुझे गाइडेंस मिल जाए जिसके थ्रू मेरी पढ़ाई प्रॉपर हो और मुझे कंटेंट मिल जाए पढ़ने को, टेस्ट सीरीज मिल जाए, ऑल दीज थिंग्स इज समथिंग जो आपको मिल जाएंगी हमारे कोर्सेज के थ्रू। बस करना क्या होगा, आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर और दैट इज edutap.in पर। जैसे ही आप edutap.in पर जाते हैं, जस्ट गो फॉर आर कोर्सेज और वहां पर ना आपको कोड मिलेगा। ठीक है, यू गो हेड एंड यूज द कोड फेस्टिवल 80। इसके थ्रू आपको ना जेआईबी कोर्सेज मिल जाएंगे 80% डिस्काउंट पर। फायदा ये रहेगा कि कल को ना आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पढ़ते वक्त कि पढ़ना कैसे है, कहाँ पर करें। एमसीक्यूज से लेकर आपके कंसेप्चुअल नोट्स, मैकमिलन बुक, सब उसके अंदर आपके पास में उसका मैकमिलन बुक का समराइज पार्ट सब उसमें है। अगर आप मास्टर कोर्स परचेज करना चाहते हैं, गो हेड एंड यूज द कोड फेस्टिवल 80 और 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट दिस इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। दिस वुड बी एंडिंग ऑन 25 September। तो उससे पहले पहले इसको परचेज कर लीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके, राइट? So before I actually begin with the topic, I would like to wish you all happy Navratri और चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं जर्नल की। तो जर्नल का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली पेपर में भी ऐसे ही आते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी पर्पस ऑफ जर्नल। जर्नल होता क्या है? ट्रांजैक्शंस की हर एक ट्रांजैक्शन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट करना इज जर्नल। टू समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। समराइज ये नहीं करता, ये पता है क्या बात करता है? ये कहता है आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, आपको पता है अब हमने परचेज करी, अब हमने सेल करी, ऑल दीज थिंग्स आर नोटेड बाय इट। यानी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सामने से आंसर में ही दिख गया, बिफोर पोस्टिंग इट टू लेजर। एक्चुअली जो जर्नल होता है वो ना, पता है आज क्या हुआ, एक एक इंसिडेंट्स नोट करता है और लेजर कहता है एक टेबल में डालकर टोटल पता है आज कितनी सेल हुई, टोटल पता है कितने परचेजेस हुए। दोनों में फर्क है ना, यही फर्क हमारा जर्नल और लेजर में आता है। एवरी सिंगल डे वॉट एवर इज हैपनिंग आप नोटिंग डाउन कर रहे हो वो अलग है और आपका लेजर बनता है अलग। To show the balance of each account is not something which they do, and the presence of trial balance, ये सब होता है लेकिन बाद में बनता है। मतलब एक्चुअली पहले आप आइडेंटिफाई करते हो वेदर दोज पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस जिसको आप देख रहे हो वो फाइनेंशियल है कि नहीं है, फिर ऊपर से बिजनेस की है कि नहीं है। जब आप ये कर लोगे ना, फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे जर्नल के अंदर। जर्नल से जब आप हर एक ट्रांजैक्शन को सिंगल नोट कर चुके इंडिविजुअली, फिर आप बनाओगे आपका लेजर। जब लेजर बन जाएगा फिर आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। ये पूरा सिस्टम रहता है जो इस पर्टिकुलर पोर्शन में दिया हुआ है। देन ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हमारे फाइनेंशियल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रिपेयर होती है। एंड यस, कई बार फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स बनती है इनका फर्दर यूज भी किया जाता है फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशोज, उन सब के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर पूरा साइकिल चलता है जिसके अंदर पूरी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली धीरे धीरे और हम रिफाइन करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन। So the answer is B. Now comes a company purchased machinery worth rupees 1 lakh from a creditor or from a supplier on credit। पहले तो हमने मशीनरी खरीदी। अगर आपने मशीनरी खरीदी तो उसकी जर्नल एंट्री, पहले तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं फिर आई स्पेसिफाई द जर्नल एंट्रीज एज वेल। आफ्टर 3 मंथ उसने 50,000 पे कर दिया। अच्छा, 1 लाख में से 50 कैश में पे कर दिया और जो बैलेंस था वो बाय चेक दिया है आफ्टर डिडक्टिंग अ 5% डिस्काउंट। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट के बाद जो बचा हुआ पैसा उसका चेक दे दिया। विच जर्नल एंट्रीज शुड बी पास टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस करेक्टली। रूल नंबर 1, वेन एवर यू आर डीलिंग विद जर्नल्स नेवर लुक एट द आंसर। ये ना सब कंफ्यूज कर देंगे।
किसका डेबिट किसका क्रेडिट, पहले आपको खुद सोचना है। अब मुझे इसका एक हिस्सा पता है, मेरे पास मशीनरी आई है और मेरे पास से नॉर्मली कुछ आता है तो पैसे जाते हैं। अभी पैसे नहीं गए, कैसे जाते पैसे? पैसे तो तब जाते जब मैंने उसको दिए होते, मैंने उस सप्लायर को उधारी पर ये काम करा है, तो टू सप्लायर आ जाएगा। ये हुआ मेरा फर्स्ट पार्ट। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। मशीनरी टू सप्लायर हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा, मैंने उससे 1 लाख के क्या खरीदी है, मशीनरी खरीदी है। ये तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी। सेकेंड क्या होगी? उसने बोला 3 महीने बाद हमने इसको पैसे दे दिए, जो आपका क्रेडिट हुआ है। अब आप उस सप्लायर का पैसा पे ऑफ कर रहे हो ना, यानी आपकी लाइबिलिटी कम कर रहे हो, तो लाइबिलिटी आपकी डेबिट हो गई। टू, पहले हमने दे दिया उसको कैश, अच्छा ठीक है। 1 लाख का मेरी वो मशीनरी थी, 50,000 तो मैंने कैश में दे दिया। बचे हुए 50,000 का 5%, कितना आया? 50,000 का आप पहले निकालो 5%, कितना बना? यानी 2500। 2500 का उसने हमको दे दिया डिस्काउंट, क्योंकि हम इतना सारा पेमेंट एक साथ ही कर रहे थे ना। तो हमने बोला कि भैया ये लीजिए, आपको हमने 50,000 अभी कैश में पकड़ा दिया, और 2500 का आप एटलीस्ट मेरे को डिस्काउंट तो दो। आई डिजर्व दैट डिस्काउंट, मैंने कर दिया आपको पेमेंट टाइमली, और देखो पूरी पकड़ा रही हूँ। और चेक मैंने कितने का दिया होगा? अगर 50,000 में से 2500 का मेरा डिस्काउंट ही मिल गया, बिकॉज आई डिजर्व इट, तो मुझे मिलेंगे 47,500 का रिमेनिंग पेमेंट देना होगा। बस इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सब नोट होता है। 1 लाख का हमारा वो वैल्यूएशन था, 50,000 हमारा कैश था, डिस्काउंट रिसीव 2500 एंड बैंक अकाउंट 47,500। नाउ लुक एट ऑल दोज पॉइंट्स। यहाँ पर मुझे इसमें सिर्फ एक एंट्री दिख रही है, इसमें भी मेरे को एक एंट्री दिख रही है, मशीनरी डाला लेकिन कैश का एड कर दिया, ये भी गलत है। और मुझे इसमें दिख तो रही है ये एंट्रीज, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट 50 to 500। डिस्काउंट तो दिया है ना मुझे किसी ने, मैंने उतने रुपए नहीं देने, मैं उसको इंक्लूड करके एक्स्ट्रा पैसे कैसे दे दूं? तो इन दिस केस आई कैन सी ये तीनों ही एलिमिनेट हो गए। इसीलिए मैंने आपको कहा था इस तरफ देखना ही नहीं। आपकी मशीनरी रिकॉर्ड करी, सप्लायर रिकॉर्ड करा, फिर बोला सप्लायर को डेबिट करो, कैश क्रेडिट करो, आपका बैंक बैलेंस 47,500 का है और डिस्काउंट आपका 2500 का है। दैट इज हाउ यू रिकॉर्ड दिस एंटायर पोर्शन इन टर्म्स ऑफ योर जर्नल एंट्री। ब्रेक इट अप ना, टिल द टाइम यू आर कीपिंग एवरीथिंग एट वंस। जब कोई भी चीज समझ ना आए ना, कभी भी पूरी चीज को एक साथ नहीं पकड़ते, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए, आप एफिशिएंटली आंसर कर पाएंगे। देन इसका आंसर आया ए। Now, if the goods worth rupees 20,000 were sold to a customer on credit and the customer later returned the goods valued 5,000, what steps would be involved in journalizing this? Again, don't look at the answers because that will create a trouble. Answer देखना ही नहीं। अब आपने क्या किया? मैंने गुड्स सेल किए, मेरे पास से गुड्स गए होंगे और पैसे आए होंगे। कहते नहीं आए, पैसे नहीं आए, तो अच्छा कस्टमर का नाम नोट कर लेते हैं। नाम तो याद रखना पड़ेगा ना, कस्टमर टू। अब सेल्स, मैंने गुड्स सेल करे हैं, कितने के करे हैं? 20,000 के। जब मैंने 20,000 के गुड सेल कर दिए, दिस इज द फर्स्ट लेवल दैट आई डिड। सेकेंड लेवल इज कस्टमर ने मुझे गुड्स वापस करे, कितने के गुड्स वापस करे? मेरे पास सेल्स रिटर्न आई है जी, कितने की वापस आई? सेल्स रिटर्न मेरे पास आई है 5,000 की। और मेरे पास से अब वो कस्टमर बोलेगा, निहारिका मैम मेरी बात सुनो, मैंने आपको देने थे कितने? मैंने कहा देखो सर आपने मेरे को देने थे 20,000। कहता नहीं मैम मेरे को ना ये गुड्स पसंद नहीं आए, नो ऑफेंस, लेकिन 5,000 के गुड्स मैं आपको कर रहा हूँ वापस, आप मेरा ना पैसा उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो। मैं कहा सर आई थिंक दिस इज़ फेयर इनफ, आपका ना बनता नहीं है कि आप पूरे 20,000 दो, क्योंकि गुड्स मेरे पास वापस आए हैं, तो 5,000 आपने मेरे को कम देना। तो जो मेरा डेबिट हुआ हुआ था वो मैंने क्रेडिट कर दिया। सिंपल भाषा में जाएं, पहले मेरे पास से गुड्स चले गए, दूसरे केस में गुड्स वापस आ गए। अब जिससे आए उसका नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि पैसे की तो कोई मूवमेंट हुई ही नहीं। अब इसके बाद आप ढूंढो इसको, क्वेश्चन को कभी भी ऐसे ढूंढ कर इनके जाकर आप कोशिश करोगे तो खराब करेगा वो। अब ये तो मुझे सामने से दिख रहा है कि सी और डी में तो कोई मेहनत ही नहीं कर रखी इन्होंने। अब इन्होंने सिर्फ पहले पॉइंट के अंदर स्टेप बाय स्टेप डाला हुआ है, वैसे ये ज्यादा क्लियर हो गया, दिस कैन बी कम्प्लेक्स इवन इन द एग्जामिनेशन। पहले हमें कस्टमर टू सेल्स दिया हुआ है, फर्स्ट एंट्री हमारी मैच करती है। सेकंड है सेल्स रिटर्न टू कस्टमर दिया हुआ है, ये भी हमारी मैच करती है। सेकंड थर्ड जो
जो बी है वो कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट नोट करके खत्म कर रहा है, और वो भी सेल्स डेबिट कर रहा है। सेल्स नहीं डेबिट होती, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। इनकम जो है वो आपकी क्रेडिट साइड में जाती है ना, तो अगर मैं इनकम रिसीव्ड है तो वो क्रेडिट साइड पे दिखेगी। गॉट इट? द बेनिफिट ऑफ डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसका ऑप्शन ए है, वो मेरे पॉइंट के नीचे छुप गया, उसके अंदर लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहां से आपको ये पूरा मिल जाएगा। तसल्ली से आराम से ना इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल? इनमें से क्या रिकॉर्ड नहीं करना है जर्नल में? ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो किसी को याद थोड़ी रहता है कि एसेट कौन से पड़े थे पहले या नहीं पड़े थे, तो ना ना, ये तो रिकॉर्ड करनी है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्रेडिटर का नाम नोट करना भूल गई, मैं उसको पैसे कैसे दूंगी? उसको नहीं ध्यान, मेरे को नहीं ध्यान, कोई मतलब नहीं बनता। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड डायरेक्टली इनटू द सब्सी बुक्स लाइक कैश बुक एंड परचेज बुक। हाँ, दिस कैन बी डन। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, पहले ना मैं एक रफ नोटबुक में हर बात नोट करती थी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कहते नहीं नहीं यार, का मैम ऐसे नहीं करना। मैं कहा क्यों? कहते एक काम करो, ये सारी चीजें अपनी इकट्ठी लिख दी। मैं कहा हाँ। मैंने कहा इनमें से ना कुछ जेआईबी की हैं, कुछ सीआईआईबी की हैं। तो फिर मुझे बोला नहीं ऐसे नहीं करना, आप जेआईबी की सारी चीज जेआईबी में लिखो, सीआईबी की सारी चीज सीआईबी में लिखो। अब मेरा वो जो नोटबुक जिसमें सब कुछ लिखा जा रहा था ना, वो मेरा जर्नल था। अब वो जर्नल बनाते बनाते उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, आप ना सीधा ही जेआईबी का सारा सामान जेआईबी में डाल दो, सीआईबी का सारा सामान सीआईबी में डाल दो। अब मेरा इसका पर्पस यहाँ पर खत्म हो गया। अब सीधा वो फेयर में जा रही है चीजें। बस ये भी वैसा है, कैश बुक बनाना, परचेज बुक बनाना उसी पर बेस्ड है। जैसे हम छोटे होते नहीं करते थे, स्कूल में गए, क्लास में बैठे, मैम ने ना लिखवा रहे थे, आपने डायरेक्टली फेयर नोटबुक में नोट कर लिया, तो रफ में कौन नोट करता है? तो जर्नल जो है वो आपका वो रफ चीज बन जाती है जिसमें सब कुछ है, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सब लिख ही जा रहे हैं। और जैसे ही अगर हम डायरेक्टली फेयर नोटबुक में लिख रहे हैं, फिर रफ में क्यों लिखना है? वैसे ही इतना होमवर्क होता है और कौन ऐड करेगा? बस यही हाल हमारे अकाउंट्स के अंदर भी है, क्यों दोबारा उसको करना है? पहले दोबारा रफ बनाऊंगा ताकि मैं फेयर में भी उसको दिखा सकूं। इट डजेंट मैटर, आप सीधा फेयर में डाल गए तो आपका वो रफ का पर्पस खत्म होगा। तो जर्नल नहीं करोगे तो ठीक है, आप सीधा उसको फेयर में ले जाओ। और एडजस्टिंग एंट्रीज ये तो डालनी पड़ती है। एडजस्टिंग एंट्रीज होती है बिल्कुल एंड में, जब आप सब कुछ बनाते हो तो कुछ अपडेट्स आते हैं ना, जैसे ही हम घर से बाहर निकलने होते हैं, और सबसे एपिक, ऑफिस में जब आपका काम खत्म हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, एंड में आके होता है ना कि ओहो ये दो काम रह गए, ये खत्म करके जाना। बस यही एंट्रियों के साथ भी होता है। सब एंट्रीज बन गई, सब तैयार हो गया, वहां पर अकाउंटेंट खुश, और एकदम से पता चलता है सर पता है इस बार की ना सैलरियां जो है अभी अनपेड चल रही हैं। उसकी एंट्री डल गई, ओहो नहीं डली। डेप्रिसिएशन की एंट्री डल गई, ओहो ये भी रहती है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल एंड में आके उठ के निकलते हैं, तो उनके लिए एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती हैं। तो दैट इज व्हाट इज देयर, तो वो जर्नल का हिस्सा होती हैं। द आंसर इज सी। Now comes a business bought goods worth rupees 12,000, paying 2,000 in cash and the balance on credit. How will it be recorded? Again, the rule I'm not changing for all of you. It should be the same for everybody. आप हमेशा उसका आंसर सोचो। मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, मेरे पास से क्या जा रहा है? सिर्फ 2,000 रुपये कैश में जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये मेरा ना कुछ मिसमैच कर रहा है। मेरे पास में परचेजेस कितनी हैं? द परचेजेस आर ऑफ रुपीज 12,000। इट्स गुड इनफ। Then I paid cash. How much cash did I pay? The cash that I paid was of 2,000 rupees. And then हमारे पास remaining amount is on credit. मैंने उधार पर दिया, कितना पोर्शन दिया है वो अच्छा मैंने गुड्स खरीदे थे ना, उधारी पर लिए थे, तो मैं यहाँ पर क्रेडिटर का नाम लिख लूंगी, मेरे सप्लायर का। 2,000 तो क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर है ना। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला था, अभी लास्ट लास्ट में मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में हर चीज का एक्सेप्शन है, डेंसिटी सबकी ऐसे होती है, एक्सेप्शन, ये चीज ऐसे होती है, उसका एक्सेप्शन। अकाउंट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको मैं कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बोलते नहीं दिखूंगी देखो डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करता है, लेकिन इस केस में ये मैच नहीं करेगा। वो सिर्फ एक मैच में नहीं करे, एक केस में नहीं करेगा। एक मतलब दैट इज योर, या तो वो गलती है, और दूसरा केस एक और बन जाता है, वो है फ्रॉड कर रहा है जी। बस यहीं पर आकर सारी गड़बड़ होगी। नॉर्मल लाइफ में अकाउंट्स में कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे। वो मैच नहीं कर रहे मतलब या तो अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया या कोई फ्रॉड कर गया, तभी ये चीज हो रही है। देर इज नेवर अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ही हो रहा है। तो क्रेडिटर का 10,000 रुपया मेरे को रिकॉर्ड करके रखना है, ऐसा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रहा है कि देखो टोटल 12,000 का सामान खरीदा, 2,000 पे कर दिए, और रिमेनिंग इज स्टिल पेंडिंग। मेरे को याद भी तो रखना है ना, इंसान हूं, अगर मैंने पूरे साल में कई बार इस पर्टिकुलर पर्सन से
गुड्स खरीदे बेचे हैं, नाम तो याद रखना पड़ेगा ना, तभी मैं उसका वो अकाउंट सेटल करके आ पाऊंगी। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। द आंसर इज ए। अच्छा, यहाँ पर दिया ही हुआ है कि 12,000 ये रहा डेबिट में, और कैश क्रेडिट एंड सप्लायर क्रेडिट वो मैच कर रहा है। बाकी सब में से कुछ ना कुछ दो दो एलिमेंट वाले हैं, ये तीन एलिमेंट वाला है, तो वो चीज़ मैच कर रही है। ठीक है, पेपर में ये जरूरी नहीं है कि ये आपको इतनी जल्दी मिल भी जाए, कई बार उसमें दिक्कत भी आती है। सो जस्ट फोकस अपॉन द हाउ एम आई सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यू के अंदर क्या ट्विस्टिंग कर रहे हैं वो आपकी इच्छा होगी, कि वो पेपर में एग्जामिनर क्या करता है वो उसका सोचना है कि वो कैसे डाल देगा। मेरा पर्पस है कि आपको उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना। नाउ अ कस्टमर पेड 50,000 इन द गुड्स इन एडवांस फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड नेक्स्ट मंथ। मेरे को ना एक पर्टिकुलर पर्सन आया, वो कहता है मैम मेरे को ना अगले अगले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते ना मेरे को गुड्स चाहिए। मैं कहा सर ठीक है आपको मिल जाएंगे। तो पैसे उसने अभी हाथ में दे दिए मेरे। अब मेरे सर पे बोझ है, अरे सारे पैसे पहले दे गया, उस टाइम पर देता तो मैं अपनी सेल बनाकर रिकॉर्ड करती, अभी तो मेरे पास ये एडवांस के तौर पर है। तो देखिए एक चीज़ तो फैक्ट है, मेरे पास में कैश तो आया है, मेरे पास आ गया कैश। कितना आया जी? आई हैव गॉट 50,000 रुपीज, आई हैव रिसीव्ड 50,000 कैश। बट यहाँ पर एडवांसेस को जब हम नोट करते हैं, तो एडवांसेस फॉर गुड्स के बेस पर अगर आप जाओगे, तो आपके पास क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक बोझ है जिसको मैं नोट करके रखूंगी, मुझे ये बोझ याद रखना है। अगर ये बोझ मेरे को याद नहीं है, दिस विल क्रिएट वन प्रॉब्लम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई विल नॉट इवन रिमेम्बर ये कौन है कौन नहीं। तो उससे तो बेहतर है नोट करके रख लो, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, किसका एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, एक एक पाई नोट करके चलनी चाहिए, विच ब्रिंग्स क्लैरिटी। द आंसर इज ए इन दिस केस, यहाँ पर दिया ही हुआ था कैश का और एडवांसेस का, तो ये रहा आपका आंसर। देन कम्स कमीशन, हमने रिसीव करा है 15,000 का, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। इसको भी हम नोट करते हुए वैसे ही करेंगे, कैश आया, ठीक है। अब यहाँ पर कैश तो आप नोट कर लीजिए, अनअर्नड कमीशन जैसे लिखा है ना यहाँ पर, वो भी वही है। एडवांसेस को हम बोलते हैं कि जो हमने पैसा अभी तक कमाया नहीं है, मिल गया है हमको लेकिन कमाया नहीं है हमने, तो अनअर्नड आपका वहां नोट होता है। सो इन दिस केस कहना है से यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा बी। ठीक है। Then comes depreciation of 12,000 on office equipment is recorded at the end. This is one of the adjustment entries जहाँ पर हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी। depreciation तो एक खर्चा है, और याद रखिएगा नॉन कैश है। मेरे पास ना ओके लेट्स पिक अप द फोन्स है, हमारे पास एक फ़ोन है भैया, हमारे फ़ोन की वैल्यू हो गई है कम। क्यों हो गई है? क्योंकि यूज़ कर रहे हैं ना, पता है उसके नए मॉडल्स भी आ गए, अब तो पहले लिया था अब तो मॉडल भी नए आ गए, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन मैं किसी को जाकर पैसे नहीं देती, मेरे को पता है कि भैया मैंने जो फ़ोन खरीदा था वो मैंने खरीदा था 62,000 का, 72,000 का, आज उसकी वैल्यू 40-45 रह गई है। दिस इज द कैलकुलेशन दैट आई एम डूइंग इन माई माइंड। मेरे को पता है क्योंकि मैं उसको अपने बिजनेस में अपने काम में यूज़ करूँ तो उसकी वैल्यू गिरी है, लेकिन मैं ये पैसा किसी को नहीं देती। इसीलिए ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है। और तो डेप्रिसिएशन टू, कम क्या हो रहा है? मेरे एसेट की वैल्यू। तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट से बढ़ता है, जब घटता है तो क्रेडिट से। क्या गिरा है? ऑफिस इक्विपमेंट है ना, तो बस आप ऑफिस इक्विपमेंट को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। सो दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन टू ऑफिस इक्विपमेंट। सो जिसने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आप जितने क्लियर हो गए ना, उसमें उतना जर्नल में क्लियर हो गए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गो थ्रू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ संकल्प वीडियो, संकल्प सीरीज में जाकर ना वहां पर जाकर देखिए, वहां पर आपको ये सारा मिल जाएगा। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। ठीक है, इसका सारा कंसेप्चुअल पार्ट मैंने वहां पर बताया हुआ है। सो डेबिट द डेप्रिसिएशन, क्रेडिट द इक्विपमेंट। Now comes the next part. Salary of 30,000 was of March is unpaid. हमने आउटस्टैंडिंग एडवांसेस ये तो सब कर लिया। एक्चुअली ये वाला पार्ट आउटस्टैंडिंग का है, ये ना टाइमिंग बेस्ड एंट्रीज है। मैंने एंड में आकर किसी ने आकर बोला निहारिका मैम आपको पता है इस बार की जो सैलरी थी ना, मैं कहा हाँ जी। कहते वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। मैं कहा 11 महीने की रिकॉर्ड कर दी, 12th क्यों नहीं डाला अभी तक? कहते मैम पे नहीं हुई ना, ये हम बाद में करेंगे। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सैलरी का खर्चा नोट कर लेंगे। टू, पे नहीं करी ना, मैं अपने सर पर वो बोझ लिख के रखूंगी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी मेरे पास एक्सपेंस इन दो में ही दिख रहा है, ये तो फिर मैं बाहर ही रख रही हूँ जो भी ये पॉइंट्स होंगे। अब ये देखिए यहाँ से पता चलता है, इसीलिए इसको हमेशा प्रॉपर सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट द सैलरी पेबल, इसका आंसर बन जाएगा बी। दैट इज द आंसर। Now comes the last question. A company paid rent of rupees 15,000 by check for the month. Which accounts will be debited and credited in the journal entry? If I paid the rent, then I have an expense. Rent का मेरा expense note होगा, और मेरे पास से क्या जा रहा है, चेक। चेक जा रहा है तो rent to बैंक कर देते हैं, और बस कितना बना 15,000 का, और वो मैंने कर दिया नोट। इन दिस केस दैट्स हाउ वी रिकॉर्ड द स्पेसिफिक अकाउंट इन द ये पूरा, कि खर्चा नोट हुआ और मेरे पास से चेक जा रहा है तो बैंक बैलेंस गिर रहा है। दैट इज हाउ यू रिकॉर्ड इट। सो दिस इज द एंटायर एरिया, एंड द आंसर इज दिस, रेंट टू बैंक। ठीक है, ये रहा रेंट और ये रहा बैंक अकाउंट। द बेस्ट वे इज एक्चुअली हमेशा पहले खुद से सॉल्व करो और फिर से चेक करो। जर्नल में कभी भी आप बीच में कोई और चीज मत कीजिएगा। इट इज ऑलवेज बेटर टू डू इट दिस वे। नाउ एवरीवन, एज आई टोल्ड यू, हमारा शुभ नवरात्रि ऑफर चल रहा है इस समय आपके पास में। तो आपको जेआईबी के अंदर यू कैन सी यहाँ पर ना अपने पास में चल रहा है फेस्टिवल 80। अगर आप यूज करते हैं कोड, तो हमारे सारे कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 80% डिस्काउंट। अगर आपको परचेज करते हुए ये आइडिया नहीं हो रहा कि कहाँ जाकर क्या करना चाहिए, एक तो आपके पास हमारी ऐप रहती है और दूसरा रहता है हमारी वेबसाइट। जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट edutab.in, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स। जस्ट गो ऑन टू दिस एरिया ऑफ, जैसे आप कॉम्बो में चल जाएं या सिंगल पे चले जाएं, आपकी चॉइस है। यहाँ एग्जाम में ना कोर्सेज में जाकर जेआईबी में जाना है, और या फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो वहां पर आपको जेआईबी लिखा हुआ दिख जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कोर्सेज के अंदर ये रहा जेआईबी। क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, और हमारा मास्टर कोर्स भी है जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और द बेनिफिट इज सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन लाइव क्लास भी मिलेगी। कंसेप्ट क्लासेस भी हैं, कंसेप्ट नोट्स भी हैं, मॉक टेस्ट हैं, चाहे यूनिट वाइज ले लीजिए चाहे आप कंप्लीट ले लीजिए, दोनों आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड फ्लैट 80% ऑफ चल रहा है, यूज द कोड फेस्टिवल 80। टेस्ट सीरीज अगर परचेज करनी है तो यूज कीजिएगा टेस्ट 80। एंड आपके पास में जे आई बी, ए एफ एम, आर बी डब्ल्यू एम, सारे एग्जामिनेशन, पीपीबी, आई एंड आई एफ एस सिंगल सिंगल भी बाय कर सकते हैं, और कॉम्बो में आप सारे इकट्ठे भी ले सकते हैं। सो प्लीज चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स, और जल्दी से परचेज कर लीजिए बिकॉज दिस ऑफर इज एंडिंग सून। 25 सितंबर पे ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो जल्दी से गो अहेड एंड परचेज इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।